सो अभी हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ऑन लेजीनेस। इस पे एक लेक्चर पहले हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां तक लेजीनेस, आलस, काहिली का सवाल है, ये वन ऑफ दी 7 डेडली सिंस जो बाइबल में दिए हुए हैं, 7 घातक का मतलब जिससे हम मर सकते हैं, 7 घातक पाप, गुनाह, सिन में से एक बोला गया है। क्यों बोला गया है इसको ऐसा, लेजीनेस को? इसलिए बोला गया है, वही सारी 7 चीजें वहां उस सिन में रखी गई हैं कि ऊपर वाले ने ऐसा नियम बनाया है कि इनमें से किसी चीज में अगर इंसान लिप्त होता है, अगर इंसान मुब्तला होता है, तो उसको जिस्मानी तौर पे, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तौर पे हर तरीके से उसको नुकसान पहुंचता है, उसकी तरक्की रुकती है। ठीक है, उसका एक ये मैंने बताया था ना कि कुरान में ऊपर वाला खुदा इंसान से फरमाते हैं कि हमने तुम्हें एक मोहलत दी है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? मोहलत, जिसमें हम अपना डेवलपमेंट कर सके। तो लेजीनेस से ये कई लोगों का पूरी जिंदगी चली जाती है, बर्बाद हो जाती है, काम टलते चले जाते हैं, काम होते ही नहीं है, सिर्फ प्लानिंग्स होती हैं। ठीक, और ये जिंदगी लोगों की बर्बाद हो जाती है। तो वहां सिन में जो 7 डेडली सिन है बाइबल में, उसमें वही चीजें रखी गई हैं जिनसे इंसान का जीवन बर्बाद होता है, चाहे वो जिस्मानी तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक सोशल तौर पे हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तौर पे हो। हर तरीके से ये लेजीनेस एक बहुत बड़ा रोड़ा और डिजीज कॉजिंग एक मेन कॉज है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि दुर्लभ मानव जन्म है, बड़ा दुर्लभ है इंसान का जन्म होना, इंसान के रूप में पैदा होना। दुर्लभ मानव जन्म है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार। तो यहां पकने के लिए हैं, आप समझे? और वो आप कब कर पाएंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये लेजीनेस एक ऐसी चीज है, इसका शिकार होके बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। बीमारी खाली जिस्मानी नहीं होती, सोशल भी होती है। एज ए फिजिशियन आपको सब चीजों में, स्पिरिचुअल भी होती है, एज ए फिजिशियन आपको सब चीजों में ध्यान देना जरूरी है। अगर बीमारी सिर्फ जिस्मानी होती, तो अभी जो एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ कुछ दिनों पहले, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एंड इमर्जिंग एंड प्रभाव छोड़ने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं करते, स्पिरिचुअल लेवल पे बीमारी है। ठीक, तो ये लेजीनेस 2 तरीके से मेरे हिसाब से ठीक की जा सकती है। लेजीनेस से इंसान को मुक्ति दिलाई जा सकती है।
और वो चीज है एक ये स्पिरिचुअल लर्निंग्स जो आपको बताई जाती है अलग अलग युगों में, अलग अलग रूप में गॉड ने अपने मैसेजेस पहुंचाए हैं। कभी गीता पहुंचाई है कृष्ण के द्वारा, कभी जपू जी पहुंचाई है नानक देव जी के द्वारा, कभी धम्मपद पहुंचाया है बुद्ध के द्वारा, कभी कुरान पहुंचाया है मोहम्मद के द्वारा। इसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सही तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, सही एटीट्यूड से इसकी जिंदगी को देख रहे हैं, और आपको जिस लिए पैदा किया गया है उस चीज के आप भूल के इधर उधर चीजों में उलझे हुए नहीं हैं। ठीक है ना? यहां हम सिर्फ अपना, जैसा कि सारी स्पिरिचुअल बुक्स कहती हैं, हम अपना चेतने के विकास के लिए हैं। हम यहाँ पे, हमारे सामने ऊपर वाला परीक्षा पे परीक्षा लेके आता है, और अगर इस नॉलेज और इस ट्रेनिंग के थ्रू हम उससे दो हाथ करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता चला जाता है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो तो फिर इसी तरह के परिणाम आते हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। ठीक है। और दूसरा तरीका है, हाँ एक चीज और है, इस चीज के लिए आपको खुद, लोग सिर्फ आपको बता सकते हैं लेकिन प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक, इसको आध्यात्मिक जगत में कहा गया है गूंगे का गुड़। आप टेस्ट ले लिए लेकिन आप असमर्थ हैं उस चीज को बचाने में, आपको खुद टेस्ट लेना पड़ेगा इस चीज का। आध्यात्मिक जगत का सत्य ये है। और दूसरा तरीका ये है, कोई दूसरा नहीं दे सकता, और दूसरा तरीका ये है होम्योपैथी। होम्योपैथी की ही इतनी डेप्थ तक पहुंच है कि वो सिर्फ फिजिकल दिखने वाली चीजों को नहीं, सूक्ष्म चीजें जो हमको दिखती नहीं, जो सिर्फ अपने इफेक्ट से जानी जाती हैं, जैसे कि मेंटल टेंडेंसी। कोई जेलिसी से त्रस्त है भैया, आप केस टेकिंग में लग रहा है कि यार ये तो जेलिसी में मारा जा रहा है इंसान। अगर आप माहिर हैं, आप उसकी बातें सुन रहे हैं, वो तो अपने बारे में अच्छा ही बता रहा है, लेकिन आपको स्टोरी सुन के समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा जेलिसी से अफेक्टेड है। और जेलिसी को आध्यात्मिक जगत में जेलिसी की जो उपमा की गई है, उसका जो एग्जाम्पल दिया गया है जेलिसी की, उसको कहा गया फायर ऑफ हेल, नरक की आग। जिसके अंदर जेलिसी है उसको किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जलता रहता है, वो खुद ही बीमार पड़ता रहता है। ठीक, तो लेजीनेस भी इसी तरीके से। अब आप सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप डिस्क्रिप्शन सुनेंगे, जैसे सल्फर का डिस्क्रिप्शन अपन ने सुना था, अपन देखते ही पहचान जाएंगे, वैसे ही अगर आप डिस्क्रिप्शन सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक कितनी कॉमन समस्या है, महामारी की तरह है। बहुत सारे युवा जो है वो इसी चीज में बर्बाद है। आजकल की जो गला काट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। ठीक, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, एग्जैक्ट स्टोरी हम नहीं जान सकते, लेकिन हम एक्सपीरियंस के हिसाब से इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। द मियाज वाज सिफिलिटिक डिस्ट्रक्टिव, कि कभी भी जिंदगी में कोई भी एक्सपोजर आएगा, ये जो सिफिलिटिक दोष वाला, सिफिलिटिक मियाज वाला अगर कोई पर्सन है, तो चाहे कोई फिजिकल एक्सपोजर आया, ठंड गर्मी बारिश, चाहे वो कोई मेंटल एक्सपोजर आया, कोई ग्रीफ, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई डिसअपॉइंटेड लव, कोई लॉस इन बिजनेस, लॉस ऑफ मनी, है ना, लॉस ऑफ लव्ड वंस,
अगर ऐसा कोई आया लाइफ में, तो इस व्यक्ति के अंदर अगर सिफिलिटिक दोष वाला है तो कोई जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर वो बॉडी के लेवल पे आया तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अपने ही सेल्स की वाट लगा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसकी वजह से जॉइंट्स टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, डिफॉर्मिटीज। देखो यही है सिफिलिटिक मियाज की पहचान। तो कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, ये डिसअपॉइंटमेंट से क्या रिस्पॉन्स आया, लोथिंग ऑफ लाइफ विद सुसाइडल डिस्पोजिशन, कि अब जिंदगी जीने कोई फायदा नहीं ऐसी, इससे अच्छा तो खत्म कर लो। इतनी ग्लूमी, इतना जबरदस्त डिप्रेशन आया कि मौत के अलावा कोई भी चारा नहीं नजर आया। है ना। तो इस लेवल पे जाके हमारी होम्योपैथी काम कर सकती है। तो ये जो लेजीनेस एक जो बहुत बड़ी समस्या है, आप अभी जब ये डिस्क्रिप्शन सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत कॉमन मिलती है। तो जिस प्रकार से, जिस तरीके से हमने लेजीनेस के बारे में बात किया था लास्ट अपने लेक्चर में, यानी कि फर्स्ट लेक्चर, सल्फर को ध्यान में रख के आज हम एक बहुत और इंपॉर्टेंट रेमेडी जो लेजीनेस में प्रिस्क्राइब होती है और बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब हो सकती है और बहुत कॉमनली लोगों को फायदा दे सकती है, एंड दैट इज द ग्रेट रेमेडी, वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड रेमेडी इन नाउअडेज। आजकल की जिंदगी में, आजकल की दुनिया में ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड रेमेडी है, एंड द रेमेडी इज नक्स ओमिका। नक्स ओमिका, मान लो कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आया किसी भी चीज के इलाज के लिए, आते रहते हैं, और उसकी केस टेकिंग में या तो उसके ही द्वारा, उसी की जानिब से, या उसके साथ जो आया हुआ है उसकी फैमिली से कोई, उसके पिताजी, उसके बाप, उसकी माँ या उसकी पत्नी, या जो कोई भी आया है उसका अटेंडेंट, उसके द्वारा अगर आपको ये मालूम चलता है कि लेजीनेस इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट फैक्टर, कि डॉक्टर साहब कोई काम नहीं करते, बस घर में ही रहते हैं, जबरन अपना टाइम पास करते रहते हैं, भाई किसी कोई काम करें, जाएं बाहर कुछ करें, इतना अच्छा अपना बिजनेस था, जाते थे, बड़ी दिलचस्पी से काम करते भी थे, लेकिन अब मन नहीं करता काम पे। हाँ बोलो कहीं घूमने फिरने जाना है तो चल देंगे, कहीं मार्केट वार्केट जाना है तो चल देंगे, लेकिन अगर बोलोगे काम पे जाना है, दुकान जाना है, अपने बिजनेस में जाना है, जाते थे पहले, पूरा दिलचस्पी लेते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब इंटरेस्ट लेते थे, अब किसी चीज में मन नहीं लगता। अगर एक ये लेजीनेस, ऐसा लेजीनेस का मतलब क्या है, अकर्मण्यता, काम करने की कुछ इच्छा नहीं होना, टाइम फालतू बर्बाद करना। अगर लेजीनेस का, मैंने बोला ना कि हर जो भी हम टर्म यूज करते हैं उसका एक बहुत ही प्रॉपर मीनिंग आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। लेजीनेस की एक डेफिनेशन होती है, अ क्वालिटी ऑफ बीइंग, सामने वाले की किस क्वालिटी को, किस गुण को हम लेजीनेस के रूप में पहचानेंगे, तो वो ये है, ए क्वालिटी ऑफ बीइंग, कैसा होगा वो व्यक्ति, अनविलिंग टू वर्क, काम करने की कोई इच्छा नहीं, काम करने का दिल नहीं, और यूज एनर्जी, या अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने का, मतलब फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ कर लेते, आलस, खाली बैठना, काहिली, ये सब। काहिली
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, और जब आप केस टेकिंग उसकी करें और उससे ये पूछें कि भैया क्यों ऐसा है भाई, और उसकी वजह से कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई व्यक्ति आपके पास पाइल्स के लिए आया और उसकी केस टेकिंग जब आपको मिल रही है तो उसमें आपको एक प्रोमिनेंट फैक्टर लेजीनेस मिल रहा है, चाहे उसके थ्रू कोई भी उसकी बातों से या उसकी हरकतों से या उसकी जिंदगी जीने के तरीके से आपको ये लगता है कि ये काम नहीं करता, पड़ा रहता है, तो होता क्या है आमतौर पे, ये बहुत कॉमन है हमारे समाज में। बहुत सारे यंग लोग आते हैं, बड़े बड़े सपने रहते हैं, दुनिया भर की सरकारी योजनाएं भी चलती हैं, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई थी ये स्टार्टअप योजनाएं। उन लोगों को बहुत बहुत फैसिलिटीज जो भी दी जा रही थी, उनके काम को आसान बनाया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप लें, कुछ अपना शुरू करें। और भी लोग रहते हैं जो कोई दुकान शुरू करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोचिंग करके, पढ़ के, एग्जाम फेस करके। ये एक कॉमन टेंडेंसी है हमारे समाज की, हमारे ह्यूमन बीइंग्स की। लेकिन अगर किसी वजह से उसकी हिस्ट्री में ऐसा हो, ठीक, अगर किसी वजह से उसकी हिस्ट्री में ऐसा हो कि बहुत कोशिश किया ये बनने की, ये काम करने की, ये बिजनेस जमाने की, बहुत उम्मीद से किया था इसके ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो बिजनेस फेलियर हो गया, या एग्जाम में जो फेस किया था कुछ बनने के लिए उसमें नहीं हो पाया, या किसी भी तरह का डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। किसी से हो सकता है प्यार मोहब्बत हो, बड़े बड़े सपने बुन लिए हों और वो प्यार परवान नहीं चढ़ पाया हो। कुल मिला के किसी भी वजह से डिसअपॉइंटमेंट की हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर डिसअपॉइंटमेंट की हिस्ट्री मिलती है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बार बार अपन बात करेंगे, इसलिए क्योंकि जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार ये पक्का होता जाएगा। अच्छी तरीके से समझ लें, जब हम डिसअपॉइंटमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिसअपॉइंटमेंट शब्द का मतलब ये होता है कि डिप्रेशन या उदासी, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो या उदास हो या नाखुश हो, डिस्प्लेजर की कंडीशन में हो। क्यों? क्योंकि उसने कुछ उम्मीदें लगाई थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, मैं ये काम कर रहा हूं तो है, ये हो जाएगा, ये लड़की है तो शादी हो जाएगी, बिजनेस है तो फल फूल जाएगा, एग्जाम फेस कर रहा हूं तो पास होके कोई बड़ा अफसर बन जाऊंगा। ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशंस या होप अगर किसी की पूरी ना हो और उससे अगर इंसान को कोई उदासी आए, सैडनेस आए, डिप्रेशन आए, या वो नाखुशी हो, खुश नहीं हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट। तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट की हिस्ट्री हो और उसके बाद से बोले डॉक्टर साहब मन नहीं लगता, किसी काम को करने का मन नहीं करता, पहले इच्छा भी होती थी बड़ी कि सुबह उठ के जाना है। एक स्टोन क्रशर वाले मेरे पास आए, स्टोन क्रशर है उनका, कहने लगे डॉक्टर साहब पेट की दुनिया भर की प्रॉब्लम, पाइल्स, गैस, ये वो दुनिया भर की पेट की प्रॉब्लम,
और ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट आया था, और फिर वो घर में बोला इच्छा नहीं होती है। पहले तो मैं जाता था, वही सब स्टार्ट करवाता था, सब जरूरी काम जितने थे कि भैया ये सबको सेट करता था सारा, लेकिन अब दिल ही नहीं होता, जाने की इच्छा ही नहीं होती। या फिर किसी बात से, मान लो फैमिली में कोई ऐसी घटना हुई, जमीन जायदाद को लेके, कभी मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, हो कुछ भी सकता है, भाई से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, बड़ा गुस्सा आ गया हो, बीवी से झगड़ा हो गया हो, बड़ा गुस्सा आ गया हो, बॉस से कहीं झगड़ा हो गया हो, बड़ा गुस्सा आ गया हो, और उस दिन जिस दिन बहुत गुस्सा किया, क्रोध किया, उस दिन से फिर अरे यार भाड़ में जान दो, मन नहीं हो रहा काम करने का। कभी गुस्से में आते हैं ना, कभी डांट खा के बच्चे लोग घर कॉलेज से या स्कूल से, बोले अब मैं नहीं जा रहा। क्या हो गया? नहीं जा रहा मैं, ऐसा ऐसा हो गया, मेरे बहुत तेज गुस्सा आ गई, मैं नहीं जा रहा। फिर उस दिन वो बाकी दिन रोज आराम से ट्यूशन चला जाता था या खुद का होमवर्क करने बैठता था, वो भी नहीं बैठा। क्यों बेटा, क्यों ऐसा कर रहा है? बस मन नहीं हो रहा मेरा। और कारण हो एंगर। अगर एंगर, ऐसे किसी क्रोध करने की कोई एंगर की हिस्ट्री मिल जाए और इफेक्ट ये लेजीनेस आया हो, ये काम करने की इच्छा नहीं होना, अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन जो वो करता था, बिजनेस जो चलाता था, दुकान जाता था, माल लेके आता था, नौकरों वोकरों को लगाता था, सब देख रेख करता था, या फैक्ट्री जाता था या स्टोन क्रशर जाता था, सब व्यवस्थाएं करता था, लेकिन अब उसका मन नहीं होता। भी बोलती चलो घूमने चले, ठीक है, बैठ के टीवी देखते रहेंगे दिन भर, ठीक है, टाइम बर्बाद करते रहेंगे, लेकिन वो बिजनेस में जाने का और वैसा मन नहीं होता अंदर से, पता है, मन नहीं होता अंदर से। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्टिंग, लेजीनेस व्हेन ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, बिजनेस ट्रांजैक्ट करना मतलब अपने कारोबार करना, उसकी पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व, उसकी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना। जब ऐसी कंडीशन हो, मेन 2 रेमेडीज हैं अपने पास, वन इज नक्सोमिका एंड सेकेंड इज कालीफॉस। एक आध और है बट वो रेयर है, ठीक, नक्सोमिका। और अगर कॉज कोई ऐसे झगड़ा जिसमें गुस्सा आ गया हो, एंगर हो या डिसअपॉइंटमेंट हो, वो चाहे एग्जामिनेशन में फेलियर हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाना हो सकता है, प्रमोशन की उम्मीद लगाई थी, खूब काम किया था, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पाया, ये पैसा लगाया था, ये उम्मीद लगाया था, लेकिन नुकसान हो गया, सोचे थे फायदा, हो गया नुकसान, उम्मीद जो हमारी थी, एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरी नहीं हो पाई, उसकी वजह से हम नाराज हैं, हम दुखी हैं। ये कंडीशन डिसअपॉइंटमेंट, और डिसअपॉइंटमेंट की कोई घटना हुई, कोई हुई, और उसके बाद इस तरह का आदमी का व्यक्तित्व में चेंज आ गया कि वो अपने दुकान जाना बंद कर दिया, अपनी फैक्ट्री जाना बंद कर दिया, दिन भर टीवी देखता रहता है या टाइम बर्बाद करता रहता है, या ठीक है घूमने चले जाएंगे, लेकिन बिजनेस करने का मन नहीं होता, जाने का मन नहीं होता है। पहले ऐसा रहता था, जाओ ये करो वो करो। तो इस तरह की लेजीनेस और कारण हो या तो एंगर या डिसअपॉइंटमेंट, और खास तौर से अपना मुख्य बिजनेस जो है, अपने कारोबार, उसको लेके कोई उत्साह नहीं आना, उसको लेकर कोई उत्साह नहीं आना, या मन नहीं होना करने का। ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम समझें, देखो सब रूब्रिक्स एक दूसरे से बिखर तो जाते हैं, लेकिन
जब आप प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके से स्टडी करते हैं तो आपको सब जगह अलग अलग सब चीजें जुड़ जाती हैं। जब आप सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड चैप्टर में जाके लेजीनेस के अंदर देखेंगे एंगर आफ्टर नक्सोमिका इज ए सिंगल रेमेडी, या आप देखेंगे माइंड के अंदर लेजीनेस डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम नक्सोमिका इज ए सिंगल रेमेडी, है ना, लेजीनेस व्हेन ट्रांजैक्टिंग बिजनेस। अभी सब लिख तो दिया लेकिन हम इसको समझे कैसे? तो इस तरीके से हम डिस्कशन करके, इस तरीके से विजुअलाइज करके हम समझ सकते कि किस तरह के लोग हमारे सामने आए तो और लेजीनेस के, तो हम नक्सोमिका कॉन्फिडेंटली प्रिस्क्राइब कर सके, है ना। अब इन रूब्रिक्स को अगर आपको और समझना है तो लेजीनेस के अंदर ये रूब्रिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है एक माइंड चैप्टर में एक रूब्रिक है एम्बिशन। खोले एम्बिशन, खोला आपने? एम्बिशन के अंदर एक रूब्रिक दिया हुआ है, सब रूब्रिक एम्बिशन लॉस ऑफ। अभी काफी सारी रेमेडीज वहां दी हुई हैं, लेकिन पुरानी रिपर्टरीज के हिसाब से इसकी दो ही रेमेडीज है मेन। वन इज नक्सोमिका, इस रूब्रिक के अंदर एक सब रूब्रिक दिया हुआ है डिसअपॉइंटेड फ्रॉम, डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम। जिंदगी में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आया, बिजनेस में एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, प्यार मोहब्बत में एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई हो, या किसी भी तरह की कोई भी होप एंड एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई हो, और उसकी मेंटल स्टेट ऐसी हो जाए, एम्बिशन लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम। अब पहले समझेंगे एम्बिशन लॉस ऑफ को हम लेंगे कैसे, पेशेंट के अंदर क्या दिखेगा कि हम एम्बिशन ऑफ। तो एम्बिशन का मतलब अगर इसका हिंदी में अगर अपन मतलब देखें, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। लेकिन इसको समझना है अगर, तो आप समझें एम्बिशन क्या होता है। एम्बिशन, एम्बिशन किसी भी व्यक्ति के अंदर की कोई डिजायर, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर हम किसको बोलेंगे? वो डिजायर, जिस डिजायर तो कई होती हैं, लेकिन वो डिजायर जिसके पीछे आदमी वर्क करता है, जिसके पीछे आदमी भागता है, तो ये एक डिजायर है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, एक बहुत ही जबरदस्त इच्छा है, ख्वाहिश होती है। किस चीज की? टू डू और अचीव समथिंग, कोई काम को करने की या कुछ अचीव करने की। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एग्जाम फाइट करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, ठीक है ना, कोई बड़ी कंपनी में नौकरी पाना चाहता है, कोई छोकरी पाना चाहता है, कुछ भी पाना चाहता हो, अचीव, उसके लिए काम करता हो, उसके लिए जाता हो, उसके लिए उद्यम करता हो, ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर। जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आप इसके पीछे काम करते हैं। कैसे काम कर रहे हैं? आप कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फीस भर रहे हैं, इस तरह की क्लासेस में आ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आपको वो चीज अचीव करनी है। हर किसी के अंदर रहता है मैं दुकान खोलूंगा, मैं फलाना बिजनेस लगाऊंगा, तो फिर वो उसके पीछे काम करता है, लोगों से मिलता है, स्टडीज करता है, कुछ पढ़ना लिखना होता तो पढ़ता है, नहीं तो कुछ ट्रेनिंग टाइप लेना होता तो लेता है। तो ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और टू अचीव समथिंग इज कॉल्ड एम्बिशन। और ये चीज अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आ गया जिंदगी में,
तो उसके बाद ये चीज उसके अंदर से चली जाती है। जिंदगी में क्यों पड़े रहते हो यार? तुम पूछोगे क्यों पड़े रहते हो, कुछ करना नहीं है, जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ इच्छा होती नहीं है करने की। पहले लगता था कि बढ़ाऊंगा, इससे दुकान को 2 करूंगा, फिर इससे ऐसा करूंगा, ये लेकिन अब ऐसा स्टूडेंट बोलता है, अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट क्या बोलता है, क्या बनना चाहते, कुछ समझ नहीं। इररिजोल्यूशन की कंडीशन, इररिजोल्यूशन की कंडीशन। डॉक्टर हेनीमैन एक जगह अपनी मटेरिया मेडिका प्यूरा में नक्सोमिका की प्रूविंग में ये कहते हैं, ही लेजी अबाउट ऑल अंडरटेकिंग्स एंड बिजनेस। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर हेनीमैन अपनी मटेरिया मेडिका प्यूरा की प्रूविंग में नक्सोमिका के बारे में, कि लेजी अबाउट ऑल अंडरटेकिंग्स एंड बिजनेस। उसका जो बिजनेस है, उसका जो काम है, जैसे डॉक्टर क्लिनिक जाने का मन नहीं होता, हाँ इधर चले जाओ, सिनेमा चले गए, घर शॉपिंग चले गए, बीवी के साथ बच्चों के साथ घूमने चले गए, लेकिन क्लिनिक जाने का मन नहीं होता आजकल, इच्छा नहीं होती। तो और अंडरटेकिंग्स, ऑल अंडरटेकिंग्स, अंडरटेकिंग्स मतलब जो उनके दायित्व है, जो करना ही है। बात समझ में ना उनको, जैसे उसका बिजनेस है, बच्चों के स्कूल का, अपने घर के जो उसके हिस्से के जो काम है, राशन लाना, ये करना, कुछ नहीं, कोई अंडरटेकिंग्स जो उसकी थी उसको लेके, पहले भैया ये सब्जी ला देते थे, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाते थे, अब कोई अपनी दायित्व समझते ही नहीं। या स्कूल कॉलेज का लड़का, कोई डिसअपॉइंटमेंट आ गया हो और उसके बाद से बोले बहुत मेहनत करी थी, 2 साल कोचिंग करी थी, 1 साल ड्रॉप भी लेके किया था, लेकिन नहीं हुआ, फिर भी उसके बाद से ऐसे कुछ अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि ऐसा कुछ किया जाए। पड़े रहते हैं, टाइम बर्बाद करते रहते हैं। आगे बोलते हैं मटेरिया मेडिका प्यूरा में ही डॉक्टर हेनीमैन नक्सोमिका के बारे में कि ही डॉडल्स, डॉडल्स का मतलब होता है DAWDLE, डॉडल। डॉडल का मतलब होता है आलस में समय नष्ट करना, आलस में, काहली में वक्त बर्बाद करना। पड़े रहते हैं इररिजोल्यूट, कुछ सोचता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, ये करूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी पहले वाले की तरह जो फेलियर हो गया था तो कहीं इसमें भी तो फेलियर ना हो जाए, ठीक है ना। आगे क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन लिखते हैं मटेरिया मेडिका प्यूरा में, शी विशेस टू डू मच, वो करना तो बहुत कुछ चाहती है, बट थिंक्स शी विल नॉट सक्सीड, कहीं सफल नहीं हो पाए तो। अब वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, फियर आ गया, तो कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे, ये करें कहीं ऐसा तो नहीं फिर इसमें भी फेलियर हो जाएगा, कोई निश्चित, इररिजोल्यूट, डॉडल, समय नष्ट कर रहे हैं दिन भर घर में फालतू में, अपनी कोई अंडरटेकिंग्स जो उसके दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी अंडरटेकिंग्स, किसी में दिलचस्पी नहीं, किसी को करने का मन नहीं, या बिजनेस अपने काम को करने का कोई मन नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स तो कोई कंपटीशन फाइट करने, आगे पढ़ने, इस चीज का दिल नहीं हो रहा है। तो डिसअपॉइंटमेंट के शिकार जब हमारे यहाँ लोग होते हैं तो कितना कॉमन ये कंडीशन आ जाती है कि एम्बिशन लॉस ऑफ की कंडीशन आ जाती है जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान डिसअपॉइंटमेंट से गुजरे। और ये वर्ल्ड है ही ऐसा कि हर आदमी के सामने लगभग डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं। या तो उसको उसकी रिलीजियस ट्रेनिंग या टीचिंग या प्रैक्टिकल वो करता है, उसकी सोल आमतौर के हिसाब से ज्यादा इनलाइटेंड है तो वो उस चीज से बच जाता है, और नहीं तो शिकार हो जाता है। और फिर शिकार हो जाता है तो लकीली है तो किसी अच्छे क्लासिकल होम्योपैथ के पास आ गया, नहीं तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, वो उसकी और ऐसी तैसी कर देता है। एक नेचुरल डिजीज तो है, एक ड्रग डिजीज भी फॉर्म हो जाती है जो वो रेगुलर सुलाने की और इन सब चक्कर के, वो इमरजेंसी के हिसाब से ठीक है, बट जब रेगुलर के हिसाब से किस उम्मीद में, वो क्यूरेटिव रेमेडी है ही नहीं। ड्रग डिजीज में चल रहा आदमी, नेचुरल डिजीज तो गई किधर। हमारी ऑर्गेनन क्या कहती है, हमारी ऑर्गेनन
एक नियम बताती है, ये 30-32 अफोरिज्म से लेके 38-37 अफोरिज्म के बीच के अफोरिज्म में से है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं। उसमें प्रकृति का एक नियम बताते हुए डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं, जब दो डिसिमिलर डिजीज आपस में किसी शरीर में मिलती हैं, जैसे कि ऑलरेडी एक नेचुरल डिजीज है उसको, और ऊपर से वो कोई ड्रग ले रहा है, तो ड्रग के जो कोई दवा लगातार ले रहा है और उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको साइड इफेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, वो होगी ड्रग डिजीज। अब ड्रग डिजीज, तो जब ये दो मिलती हैं, तो चूंकि नेचुरल डिजीज ड्रग डिजीज से कमजोर होती है, तो नेचुरल डिजीज बैकग्राउंड में जाके बैठ जाती है, अब वो ड्रग डिजीज में ही चल रहा होता है। जब हम ये ड्रग छुड़ा देंगे और उसके इफेक्ट्स चले जाएंगे या एंटीडोट कर दिए जाएंगे, तो फिर वो ओरिजिनल डिजीज निकल के फिर से बाहर आ जाती है। और जब दो सिमिलर डिजीज मिलती हैं, जैसी ये डिजीज है वैसी सेम डिजीज पैदा करने वाला एजेंट अगर दिया जाए और सेम तरह की डिजीज, तो सेम प्रकृति का नियम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दैट इज द साइंस ऑफ होम्योपैथी, दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जो डॉक्टर हेनीमैन ने ढूंढा था कि ऊपर वाले ने एक नियम बनाया है ये, जिससे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप ये पूरी एम्बिशन लॉस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम लेजीनेस इन ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, अब जब आप ये सुनेंगे, ये रूब्रिक पढ़ेंगे, तो आपको इस तरीके से ये दिमाग में बना होना चाहिए, जैसा कि अपन ने बताया। कितनी कॉमनली हम इस रेमेडी को, इस जो ये बहुत महामारी जैसा है लेजीनेस, कोरोना से बड़ी महामारी है जिससे ज्यादा लोग बाग बर्बाद होते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, और क्या कहते हैं स्पिरिचुअली भी। उससे हम लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं इस रेमेडी से। ठीक है ना। एक और बड़ा अच्छा इसका सिम्टम है नक्सोमिका का, ये बोल के मैं नक्सोमिका के बारे में अपनी बात खत्म करूंगा, और वो है, अगर मेंसेस बिफोर एंड ड्यूरिंग किसी फीमेल को लेजीनेस फील होती है, आलस, बोले मेंसेस के पहले कोई होता है, हाँ कुछ काम करने का दिल नहीं होता, ऐसा लगता है बस दिन भर पड़े रहो, बड़ा आलस आता है, ना नौकरी पे जाने का दिल होता है, ना स्कूल कॉलेज जाने का, अगर स्टूडेंट है तो दिल होता है, और अगर कोई गृहिणी है, कोई हाउसवाइफ है, तो ना बोले मेरे को अपने किचन में खाना बनाने किसी चीज का दिल नहीं होता है, बस इतना आलस आता है, इतनी कायली लगती है कि ऐसा लगता है पड़े रहो। जब कोई बोले फीमेल, ड्यूरिंग भी और या बिफोर भी, तो ड्यूरिंग और बिफोर दोनों ही कंडीशन में, अगर ड्यूरिंग में हो तो नक्सोमिका के साथ दो रेमेडी और हैं, एगेरिकस एंड कोकुलस। अब इसको आपको इंडिविजुअलाइज कर लेना रहेगा उसके व्यक्तित्व के हिसाब से, उसके जनरल और मेंटल सिम्टम्स के हिसाब से कि कौन सी होगी। लेकिन अगर ड्यूरिंग है तो फिर नक्सोमिका के साथ कोकुलस हट जाती है, नक्सोमिका के साथ एगेरिकस भी है एंड सिनेकियो भी है। ठीक है। बट अगर दोनों ही कंडीशन में, अगर फीमेल्स बोलती है कि मेरे को बिफोर भी, पीरियड्स आने के पहले भी और पीरियड्स के दौरान भी, अगर मेरी ऐसी कंडीशन होती है, कैसी, लेजीनेस, मतलब अनविलिंग टू वर्क, काम करने की कोई इच्छा नहीं, और टू यूज हिज एनर्जी, पड़े रहो, अपना बिजनेस, गृहिणी है तो उसका खाना बनाना, घर की साफ सफाई, वो उसका मेन है, वो उसका बिजनेस है, नौकरी करने वाला ऑफिस जाना, स्टूडेंट का मेन बिजनेस है जाके अपनी पढ़ाई लिखाई करना, अपने कॉलेज जाना, अपने स्कूल जाना, जो भी हो जिसका मेन बिजनेस, उसका दिल नहीं होता, देन आपको एगेरिकस और नक्सोमिका में से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर पीरियड के पहले और दौरान, ठीक है ना। अब ये इंडिविजुअलाइज कैसे करना है, अभी तक आपको ऐसे होम्योपैथ मालूम होना चाहिए, इवेल्युएट करना, कि प्रॉपर केस टेकिंग करना, इवेल्युएट करना, फिर उसमें से दोनों में से सिलेक्ट कर लेना। ठीक। सो this was the picture of laziness of one of the great homeopathic
and one of the very frequently indicated homeopathic remedy, Nux vomica. Okay, so now we are going to talk about another very important remedy which is used in laziness और बड़ी फ्रीक्वेंटली ये लोगों में, पेशेंट्स में मिलती है। नेट्रम्यूर के बारे में बात कर रहा हूं। एक बड़ा जबरदस्त टाइप की लेजीनेस अगर किसी में मिले तो नेट्रम्यूर आप इतने कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। एक व्यक्ति आपके पास आया, वो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, फिट नहीं दिख रहा है, आप उससे केस टेकिंग कर रहे हैं उसकी, और आप उससे ये बात कर रहे हैं कि भैया थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करो यार, अब उम्र हो गई है, 40-45 के हो रहे हो, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, सुबह उठो, दौड़ने जाओ, जिम जाओ, वॉकिंग पे जाओ, साइकिलिंग पे जाओ, कुछ तो करो, जरूरी है भाई। अरे डॉक्टर साहब रोज सोचता हूं, क्या बोलेगा, रोज सोचता हूं कि कल सुबह उठूंगा 5 बजे और कल से चालू रेगुलर, लेकिन सुबह जब उठता हूं इच्छा नहीं होती, बोलता हूं कल से कर लेंगे यार। कितने लोग मिल जाते हैं। दिस इज द लेजीनेस ऑफ नेट्रम्यूर, और वो बेचारा कई बार कर चुका है लेकिन नहीं उठ पाता है, लेजीनेस आ जाती है, कल कर लेंगे। ये तो एक कंप्लीट पिक्चर हो गई नेट्रम्यूर की, कोई इस तरह का आए तो। लेकिन इसके अलावा सुबह के समय, सुबह जब सो के उठते, सुबह के समय जब सो के उठते हैं, उस वक्त के होने वाले आलस, उस वक्त के होने वाली लेजीनेस के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, वैसे है तो 7 रेमेडी, पर नेट्रम्यूर इज आल्सो वन ऑफ द रेमेडी। लेकिन कल पे टालने की जो प्रवृत्ति होती है ना, एक और लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, आलस की वजह, कौन करे अभी, बाद में करेंगे यार, अभी मन नहीं कर रहा है करके जो लोग कई बार डरे हुए आ जाते हैं, बच्चे बड़े फियर में, क्यों, काय के लिए भैया, एग्जाम आने वाले हैं, हर बार सोचता था कि अगले महीने से कर लूंगा, अभी दिल नहीं हो रहा, अगले महीने कर लूंगा, अब एग्जाम सर पे आ गया। काम को आखिरी तक टालने की प्रवृत्ति जब तक सर पे ना आ जाए, कर लेंगे यार बाद में, अभी मन नहीं हो रहा, बिजली का बिल भर देंगे। तो ये लोग जो होते हैं नेट्रम्यूर वाले जो प्राणी होते हैं, मेन 2 रेमेडी हैं इस चीज के लिए, जो आलस से, जो लेजीनेस की वजह से अगर कोई इंसान बिल्कुल आखिरी में, ऐसे लोग बिल्कुल लास्ट डेट में बिल्स भरते हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो फोन का बिल हो, समझे। और कई बार ऐसा होता है जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो नहीं भर पाते टाइम पे, ऐसे लोग है ना। 2 रेमेडीज मेन है इसमें, एक है नेट्रम्यूर जो सबसे ज्यादा कॉमनली सिलेक्ट होती है इस तरह के लोगों में, और दूसरी एक स्नेक पॉइजन है, सेंचुरिस। इस रेमेडी का नाम है, CENCH लिखा जाता है, सेंचुरिस कॉन्टोर्ट्रिक्स, एक स्नेक पॉइजन है ये, ठीक है। बट नेट्रम्यूर वेरी कॉमनली सिलेक्ट होती है। अगर किसी की बहुत स्ट्रांग, बहुत जबरदस्त काम को टालने की प्रवृत्ति हो, कल पे टालने की टेंडेंसी हो, और कार्य क्यों कर रहे हैं ऐसा, बस ऐसे सोचता था यार अभी मन नहीं हो रहा है, काम बाद में कर लेंगे, दिस इज द मेन टेंडेंसी नेट्रम्यूर। और सुबह के टाइम ऐसा हो जो साल कई महीनों से प्लान बना रहा होगा रोज, और रोज सुबह सो के उठता है कौन जाए आज, कल से करेंगे,
अच्छा संडे से तो पक्का करूंगा। अरे इस बार देखो 31 दिसंबर हो गया ना, अब 1 जनवरी से तो बिल्कुल कर ही डालूंगा। पर वो चीज टलती चली जाती है, सुबह कभी उठ नहीं पाता आलस की वजह से। ये कंप्लीट पिक्चर है नेट्रम्यूल की। वैसे भी कोई पोस्टपोन करे, आखिरी में बिल भरने वाले लोग, इस तरह के लोग बाद में कर लेंगे, कर देंगे, अब सर पे आ गई, अब घबराए घबराए घूम रहे, ये इसी तरह के लोग होते हैं। द मेन रेमेडीज आर नेट्रम्यूल एंड सेंचुरीज कंट्रोल ट्रिक्स। ओके, ठीक। नेट्रम ग्रुप की एक बहुत अच्छी रेमेडी है नेट्रम सल्फ, जिसका भी सीजन भी चल रहा है। वेट, एनी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट। नेट्रम सल्फ की जब बात होती है तो उसका एक यूनिवर्सल जबरदस्त सिम्टम आता है, एनी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट। सूखे से कोई भी गीले की तरफ चेंज होता है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना। कई लोग शिकायत करते हैं जैसी नहाता हूं वैसी छींके आती, या वैसी सर्दी हो जाती, या कभी भी उमस वाला हो, वेट होना चाहिए, चाहे नॉर्मल वेट वेदर हो, वेट हो गया, एकदम सूखा मौसम था, पानी वानी गिर गया, ऐसी कंडीशन टू एवरी चेंज फ्रॉम ड्राई टू वेट, ये एक बहुत जबरदस्त सिम्टम है नेट्रम सल्फ का। लेकिन जहां तक लेजीनेस की बात जब आती है तो इसमें एक बहुत जबरदस्त और स्पेसिफिक टाइप की लेजीनेस मिलती है नेट्रम सल्फ में, एंड दैट इज, अक्सर जब वो सुबह, ये सब ज्यादा सब कर लेता है, लेकिन जैसी नाश्ता करता है तो फिर एकदम सुस्ती आ जाती है, आलस आ जाता है, आलस आ जाता है, फिर ऐसा लगता है यार थोड़ी देर बैठ जाओ यार, बाद में चलेंगे, या थोड़ी देर लेट जाओ। ठीक, तो अगर लेजीनेस ब्रेकफास्ट, लंच के बाद ऐसा नहीं होता, डिनर के बाद ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद, और अक्सर वेट वेदर्स में लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसी पहली मील लेते हैं, मैंने देखा है, यानी कि ब्रेकफास्ट, तो उसके बाद से आलस आ जाता है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है बैठ जाओ थोड़ी देर यार, बाद में करेंगे, काम करने का मन नहीं होता। लेकिन ये ऐसी कंडीशन ब्रेकफास्ट के बाद ही होती है। और अगर कोई पेशेंट ये बोले, बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, कि कोई शादीशुदा व्यक्ति आपसे ये बोले कि जिस दिन भी पुराने कपल्स हो जाते हैं अक्सर, और ऐसे मैरिड लोगों में अक्सर कभी कभी वीकली, जैसा भी उनकी फ्रीक्वेंसी हो उस हिसाब से उनमें शारीरिक संबंध बनते हैं। अगर पेशेंट ये बोले कि जिस दिन भी शारीरिक संबंध बनते हैं उसके दूसरे दिन बड़ा आलस आता है, ऐसा लगता है बस पड़े रहो, ऑफिस जाने का मन नहीं होता, लेकिन ऐसा उसी दिन होता है जिस दिन कॉइशन, जिस दिन संभोग हो उसके बाद। उसने हमेशा फील किया है कि जब भी वो कॉइशन से, जब भी वो संभोग से, जब भी वो सेक्सुअल रिलेशन से गुजरता है, उसके दूसरे दिन या उसके बाद उसके बड़ा आलस आता है, ऑफिस जाने का दिल नहीं होता, दुकान जाने का दिल नहीं होता, ऐसा लगता है पड़े रहो। तो नेट्रम्यूल देखो, नेट्रम सल्फ देखो, अब ये नेट्रम कार्ब देखो। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को नाइट पॉल्यूशन हो, रात में पॉल्यूशन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में नाइट फॉल कहा जाता है, उसके बाद अगर किसी को ऐसा हो तो नेट्रम कार्ब है वहां पे भी, बट मेन रेमेडी इज डायस्कोरिया, कि आफ्टर पॉल्यूशन, नाइट पॉल्यूशन, आफ्टर पॉल्यूशन, अगर ये जिसको नाइट फॉल बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, ड्रीम्स वगैरह के बाद, है ना, इजेकुलेशन हो जाए इनवॉलेंट्री, और उसके बाद दूसरे दिन बड़ा आलस आए, कुछ काम करने का मन नहीं करे, किसी काम में दिल नहीं लगे, ऐसा लगता है बस पड़े रहो, देन मेन रेमेडी इज डायस्कोरिया। बट आफ्टर कोइशन, सेक्सुअल रिलेशन के बाद, देयर इज ओनली एंड दैट इज नेट्रम कार्ब, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट दैट इज नेट्रम सल्फ। और सुबह सुबह जो प्लानिंग करता रहता है और कर नहीं पाता है, नेट्रम्यूल, या आखिरी तक टालने की, अभी मन नहीं कर रहा बाद में कर लेंगे,
ऐसी कंडीशन। तो ये सब चीज़ें इंसान को बहुत परेशान करती हैं, इंसान के लिए बहुत मुसीबत का सबब बनती हैं, इंसान के डेवलपमेंट में बड़े 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 रोड़े साबित होती हैं ये चीज़ें। ऐसे ही नहीं, इस लेजीनेस को 7 डेडली सिन में बाइबल में रखा गया है। ठीक। सो इस तरीके से हम अपनी होम्योपैथी में लेजीनेस की अप्रोच कर सकते, अंडरस्टैंड कर सकते कि मेन रेमेडीज और कॉमन कंडीशंस किस तरह की मिलती हैं, और लोगों को, पेशेंट्स को, ह्यूमैनिटी को, समाज को बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी।